नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात कर लेते हैं बड़े ही एक विशेष स्मारक की, एक मूर्ति की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन वो राजनीति की जो बयानबाजी है, भारत में जिस तरह की उथली किस्म की राजनीतिक बयानबाजी चलती है, उसके अंतर्गत उस पर दुनिया भर की छाया डाल दी गई। पहले तो ये कह दिया गया कि भाई ये एक फिजूल खर्ची है। दूसरी बात ये कही गई कि भाई ये जो जिन्होंने इनकी मूर्ति खड़ी की है वो तो इनकी पार्टी के ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं भैया, अगर आपके थे जो भी विरोधी कह रहे हैं कि इनको नहीं बना सकते, तो उन्होंने तो बना दिया, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी बात होती है भाई, जब भी बात होती है उसमें बहुत सारे हमारे विद्वान मित्र कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान। तो संविधान में ऐसी कोई धारा तो है नहीं कि फलां लोग फलां की मूर्ति बना सकते हैं। तो अतः वो जो भी बना चाहते हैं वो बनाया, अगर आप चाहते तो आप बना लेते हैं। अब इन्होंने बना दी, अब इन्होंने मूर्ति बनाई है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और राजनीतिक भी ये प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे कहीं आगे भी जाना पड़ेगा ना। वो प्रोजेक्ट जो इस तरह का लगता है, तो 3,000 करोड़ जब लगे हैं तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए? कुछ हजार या लाख को तो मिलना ही चाहिए। अब जहाँ रोज 15,000 लोग आ रहे हैं, जहाँ रोज 15,000 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि कोई भी सैलानी आ रहा है, 15,000 सैलानी रोज आ रहे हैं, तो हज़ारों लोग तो उसके अंदर सम्मिलित हैं। क्योंकि यहाँ फिर टूर ऑपरेटर, छोटे से छोटा टूर ऑपरेटर भी है, उसके लिए काम है। टैक्सी चालक के लिए काम है, छोटे से छोटे होटल ढाबे के लिए, ठेला लगाने वाले के लिए नए काम मिले हैं, गुब्बारा बेचने वाले के लिए मिले हैं। और ये प्रोजेक्ट अपने आप में सिर्फ उनकी मूर्ति ही नहीं है, उसके आसपास में और भी कई जो सैलानियों के इंटरेस्ट के, बच्चों के इंटरेस्ट के, वाइल्ड लाइफ से संबंधित भाई कई वहाँ पे आकर्षण इसके साथ में बनाए गए हैं। कोई स्टैचू ऑफ लाइट है, गार्डन ऑफ फ्लावर है, ऐसा करके वो बहुत सारे जो हैं कि जहाँ पे अलग अलग उम्र के बच्चों का या कि सैलानियों का उनका उसमें मनोरंजन हो सके। तो वो सिर्फ मूर्ति ही देखने नहीं जा रहे हैं, वो और भी कुछ सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। दूसरी बात ये हुई कि इसके बारे में जो बड़ी भ्रांतियाँ जो फैलाई गई, उसमें एक मुख्य भ्रांति तो ये है कि ये फालतू है, ये एक फिजूल खर्ची है। तो हज़ारों लोगों को तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ये फिजूल खर्ची तो नहीं हो सकती। और अब तक 75,000 जो है वो सैलानी वहाँ पे आ चुके हैं। और जब 75,000 सैलानी आ चुके हैं, 75 लाख, क्षमा कीजिए, 75 लाख सैलानी आ चुके हैं, और एक सैलानी ने 1,000 रुपया भी खर्च किया, मान लीजिए, वैसे 1,000 रुपये तो ज़्यादा ही खर्च होता है इस तरह पे। इस तरह के घूमने फिरने के कार्य परिवार के लोग साल में एक बार ही करते हैं, शायद अधिकतर गुजराती लोग कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ साउथ के लोग हैं। तो हम तो वहाँ गए तो सारे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे, पंजाब से भी आए हुए थे, उत्तर प्रदेश से भी आए थे, आसाम से के भी लोग थे, और तमिलनाडु से भी थे, कर्नाटक से भी थे, उड़ीसा से, सभी तरह के लोग थे। तो यानी कि अगर 1,000 रुपये तो बिल्कुल छोटी सी संख्या है, एक व्यक्ति पे खर्च हो रहा है, तो आप देखिए कि उसकी इकोनॉमी में कितना एडिशन हो गया। अगर ज़्यादा कर रहा है तो उसको उतना ही मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट ने उस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में, वहाँ पर रोजगारों के निर्माण में, और एक आकर्षक नए जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कारण जो क्षेत्र का विकास हुआ है, जो सड़कें बनी हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, उसने उस क्षेत्र को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर दिया है, और वो हमेशा के लिए कर दिया है। तो हम जहाँ पहुँचे तो वहाँ तो सैकड़ों तो बसें चल रही हैं, और हज़ारों टैक्सियाँ शायद आ रही हैं,
देख 15,000 अगर सैलानी आ रहे हैं तो अगर उसमें से आधे टैक्सी से आ रहे हैं तो आप देख लीजिए उसमें कितनी टैक्सियाँ काम में लगी हुई हैं, टूर ऑपरेटर हैं, छोटे मोटे होटल हैं, आसपास में प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट है। तो यानी कि उस क्षेत्र का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है, जो कि किसी भी एक इस तरह के जो योजना होती है उससे ही अपेक्षा रहती है कि वहाँ के जीवन यापन में, वहाँ के लोगों के रोज़गार की में और उसके अंदर वहाँ से उसमें परिवर्तन होगा, जो कि इसने कर दिया है। अब एक और भ्रांति इसके बारे में फैलाई जाती है कि भाई ये तो चीन में बनी है। तो ये बिल्कुल ही उथले किस्म की, बहुत ही तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये गप है, एक ये राजनीतिक गप है। और आश्चर्य की बात है कि इसमें बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेता और बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि और यानी कि जो जिनको बुद्धिजीवी समाज के अंग मुख्य रूप से माना जाता है वो सभी उसमें शामिल हैं। तो उनका कहना है कि ये तो मूर्ति चीन में बना करके मंगाई जा रही है, तो चीन में तो नहीं बन रही है। हाँ, चीन में इसके कांसे के खोल जरूर बने हैं, क्योंकि भारत में उतनी उस समय के अंदर जो क्वालिटी थी या कि उसका जो कैपेबिलिटी है, उस तरह की ब्रॉन्ज की फाउंड्री यानी कि कांसे की ढालने की क्षमता किसी कंपनी में नहीं थी। यानी कि ये प्रोजेक्ट जिस दिन दिया गया उस दिन इसकी रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई कि इसका उद्घाटन कब होगा, ये समाप्त कब होगा, उसका उद्घाटन कब होगा, उसको जनता के लिए कब खोल दिया जाएगा। यानी कि सब कुछ घड़ी देख करके किया जा रहा था, तारीख देख के किया जा रहा था। तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से जिन लोगों को मालूम है, देखिए कपोड़ी जो हमारे मित्र हैं उनका तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो या कि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, हर आदमी कुछ मकान बनाता है तो कुछ लाख का प्रोजेक्ट होता है उसका, और बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो होता, जिन्होंने उसका उनको मालूम है कि कितना ये कठिन और दूभर होता है, जबकि इस तरह का चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। और हमने इंजीनियरिंग की शिक्षा भी ली है और इसमें कुछ छोटा मोटा काम भी किया है, तो निश्चय थोड़ा बहुत तो मैं इस बारे में कह सकता हूँ। और इसके बारे में थोड़ी बहुत जो गणना की है वो आप भी कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि यहाँ 300 करोड़ की है, तो भाई 300 करोड़ का तो सिर्फ कांसे के खोल बने थे, और वो भी चाइना में इसलिए बने थे क्योंकि भारत में नहीं बन सकते थे, कोई पार्टी सामने नहीं आई थी, और एक समयबद्ध सीमा के अंदर उनको ये सप्लाई करना था जो संभावना नहीं थी, इसलिए चीन में सिर्फ कांसे के खोल बने हैं। 90% काम ऑन साइट केवड़िया में हुआ है, जिसको हमें समझना चाहिए, मानना चाहिए, और ये भ्रांतियों के मकड़ जाल से हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन पिछले सालों में जो भी राजनीतिक विमर्श है, इस तरह के मकड़ जालों में हम सब लोगों को फंसा देते हैं, और फिर लोग जब एक बात को जो गोबल्स का कथन है, जो कि हिटलर का प्रचार मंत्री था, कि एक झूठ को अगर आप 1000 बार 10,000 बार उसको रिपीट करोगे तो सत्य मान लिया जाता है, इसके कहीं ना कहीं असर भी दिखाए जाते हैं, समझ में आते हैं, क्योंकि लगातार झूठ बोला जा रहा है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। यानी कि ये मूर्ति साइट पर बनी है, कांसे के खोल हज़ारों की संख्या में, करीब 5,000 के करीब है, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, वो कांसे के खोल चीन से ढलकर आए हैं। बाकी पूरा का पूरा जो इसका डिज़ाइन है, पूरा का पूरा इस जिस रॉक पे, जिस जिस शिला पे ये खड़ी है, उसका टेक्निकल एनालिसिस है। यानी कि प्रोजेक्ट में साइट सिलेक्शन है कि वो सिस्मिक दृष्टि से, प्रोजेक्ट की लाइफ के हिसाब से और सिक्योरिटी के हिसाब से और लोगों की भीड़ के आने जाने के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सी बेहतर जो स्थान है, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, उसका असेसमेंट, उस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन। तो ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, ये एक मान लेना चाहिए। ये मूर्ति ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर आप जाएंगे तो इस मूर्ति बाहर से दिख रही है, तो ये तो कोई इस तरह से नहीं है कि कहीं संगमरमर की मूर्ति किसी मूर्तिकार ने गढ़ दी, वो 6 फुट की भी हो, 10 फुट की भी हो, वो गढ़ देते हैं और फिर कहीं जा कर के उसे लगा दिया। तो ये इस तरह की नहीं है, ये इट्स एन इंजीनियरिंग, चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जो 182 मीटर ऊंचा प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे जो है तकनीकी चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है। स्पेशल स्टील लगा है, स्पेशल कंक्रीट लगा है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है,
और सारे के सारे गुणवत्ताओं और सारी की सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। उसके बाद में इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें सिक्योरिटी के एस्पेक्ट हैं उसको देखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, जिसको सिर्फ राजनीतिक एक धुंधले से एक राजनीतिक विमर्श के मकड़ जाल में फंसा करके उसकी बुराई करना, ये हमारे भारत में बुद्धिजीवियों का एक मुख्य जो है शगल पिछले कुछ दिनों में हो गया है। लेकिन देखिए अब जो भी कुछ सामने है तो है, यानी कि 2-3 मिथ्याएं तो हम इसको दूर कर ही देते हैं। आप भी समझते होंगे कि ये चीन में नहीं बनी है, खोल बन के आए हैं। दूसरी बात ये है कि ये डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन उसके परे भी जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका टेक्नो कमर्शियल इकोनॉमिक बेनिफिट वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को होना चाहिए, उस स्टेट को होना चाहिए, रेवेन्यू के हिसाब से होना चाहिए, काम धंधों के हिसाब से होना चाहिए, जो कि उसने खुद किया है। जो इसके जो धुर विरोधी हैं कि ये सब फिजूल खर्ची हो गई, तो उनको अवश्य केवड़िया जाना चाहिए और इस मूर्ति का उसको देखना चाहिए। उसके आसपास में गहमा गहमी जो है, उसके आस में जो रेलम पेल जो है, उसके आसपास में जो हज़ारों लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से और कुछ विदेशी भी वो चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं, चाहे कुछ लोग पंजाब के हों या कि यूपी के हों या आसाम के हों या कि साउथ के मद्रास के हों, चेन्नई के हों, बेंगलोर के, बम्बई के, सभी लोग आ रहे हैं। और वैसे गुजरातियों को तो घूमने का शौक़ बाकी सबसे ज़्यादा है ही, बंगालियों को भी है, तो वो भी वहाँ आपको पूरा का पूरा भारत वहाँ पे दिखाई देगा। तो इकोनॉमिक स्तर पे जो एक प्रोजेक्ट से अपेक्षा की जाती है कि वो वहाँ के लोगों का जीवन यापन सुधारेगा और वहाँ पे रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगा, तो वैसा उसने किया है। और इस तरह के प्रोजेक्ट में जो टूरिज़्म रिलेटेड है, जो कि सैलानियों के आने और जाने पर, उनके रहने पर, उनके खाने पीने पर, उनके सैर सपाटे पर आधारित होते हैं, तो वो कितना अधिक जो है वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार जनरेट करते हैं, उसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी है। और ये इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। ये बात ज़रूर है कि विरोध के लिए विरोध करना, एक बयानबाजी करनी, उसमें अपने अपने कंपल्शन, आपकी जो मजबूरियां हैं उसके कारण, तो वो तो एक अलग बात है। वास्तविकताएं उससे कहीं दूर हैं। तो उनको, जिनको भी इस तरह के ध्रुव विरोधी हैं, उन्हें अवश्य ही चले जाना चाहिए। कुछ तो होंगे उन्होंने कहेंगे हम जाएंगे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम ना जाएं। जो जो वास्तविकताएं हमारे सामने हैं वो तो इसके बारे में है। तो हमने मुख्य रूप से द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल की प्रतिमा है, और उसके जो आवरण में, क्योंकि उसमें एक ही कार्यक्रम में, एक ही बातचीत में हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समेट सकते, तो इसमें 2-3 बातें जो मुख्य रूप से हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं और जिसके बारे में हम सुनते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं कि चीन में बनी है, ये टोटल बुरी तरह से मिथ्या है, सिर्फ खोल बने हैं। दूसरा, ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है, किसी न किसी रूप में है, लेकिन राजनीतिक प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म नहीं हो रहा, आगे जाके सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट भी वो है। जैसा किसी भी पब्लिक या कि प्राइवेट प्रोजेक्ट में इस तरह की संभावनाएं रहती हैं, तो उसने रोज़गार उत्पन्न करने में, उस क्षेत्र का मूल रूप से कायाकल्प करने में उसने एक मुख्य भूमिका इस योजना ने, इस प्रोजेक्ट ने उत्पन्न की है। ये पास ही जाके देखा जा सकता है, उसकी रिपोर्ट से देखा जा सकता है। 75 लाख से अधिक जो हैं वो सैलानी अब तक वहाँ पे आ चुके हैं। अब 75,000 में से अगर एक आदमी ने 1,000 रुपये भी उसमें खर्च किया होगा, तो आप देखिए कि क्या है। यानी कि टिकटों की जो संख्या अलग है, इस प्रोजेक्ट का असेसमेंट या कि उसका रिटर्न सिर्फ टिकटों के हिसाब से नहीं रखा जाता। टिकट तो एक है, वो अपकीप के काम आएगा, जो उसका मेंटेनेंस है उसके काम आएगा। वो हो सकता है कि कुछ एक हिस्से में जो उसका प्रोजेक्ट है उसके कॉस्ट को भी एक थोड़े से कम करे, लेकिन अधिक जो उसका जो उसके फ़ायदे हैं, उसके जो लाभ हैं, वो अलग जगह मिलेंगे। उस क्षेत्र के डेवलपमेंट में, उस क्षेत्र की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, वहाँ के नए नए रोज़गारों के सृजन के रूप में हमें सामने नज़र आएंगे। तो वो ही इसमें मुख्य हैं। सिर्फ टिकट की आय एक छोटा सा पार्ट है, जो कि 1/3 1/4 या उससे भी कम हो सकता है। तो हमने मुख्य रूप से जो इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि चर्चाएं आम तौर पे हम सुनते रहते हैं कि इन्हें इसका हक नहीं था, तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है
कि भाई फलां फलां लोगों के या कि उस की मूर्ति या कोई वो ही बना सकते हैं या उनके परिवार या पार्टी वाले बना सकते हैं, तो अगर उन्हें इतना लगाव था तो वो बना लेते। उन्होंने नहीं बनाया। श्रीमान सरदार पटेल का क्या योगदान भारत की स्वतंत्रता में और उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट थे उनके जुड़ाव में जो रहा है वो हम सबको मालूम है। लेकिन उनके साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ वो इस चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो हम सब जानते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत शायद राजनीतिक स्तर पे ये है कि जिस व्यक्ति को, जिस महामना को कुछ लोगों ने उन्होंने उसको उपेक्षा की, उसको दूसरे लोग अब लेके चल रहे हैं, उन्हें इससे दिक्कत है। लेकिन ये राजनीतिक विमर्श का पार्ट है। लेकिन इसके बारे में सिर्फ राजनीति की ही बात करना या कि जिसमें आधी आधी कपोल कल्पना या कि गप्पबाजी होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े बुद्धिजीवी, लेखक वगैरह वगैरह इन आधी अधूरी और पूरी की पूरी जो गप होती हैं उसके ऊपर अपना मानस बना लेते हैं और उस पर डिस्कशन भी करते रहते हैं। तो मेरा तो पर्सनल अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी मित्र हैं, अब देखिए हमारे काफ़ी सारे बुद्धिजीवी मित्र हैं, हम खुद तो नहीं हैं लेकिन हमारे मित्र बड़े बुद्धिजीवी हैं। उनसे कई बार गर्मा गर्म बहस हो गई जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बिना किसी जानकारी के, मैंने कहा महाराज ये सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं है, ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। तो ये उनको भेद ही पता नहीं है, उनको फ़र्क ही पता नहीं है कि वो तो यही मानते हैं कि भाई कोई संगमरमर की मूर्ति किसी मूर्तिकार ने, 2-4 मूर्तिकारों ने 10 ने मिल करके किसी एक वर्कशॉप के अंदर छीनी से या कि मशीनों से उसको बना के खड़ा कर दिया, तो उसको तो ऐसे ही लेके चल रहे हैं। अंदर इसमें कितने बड़े चैलेंज हैं। 182 मीटर ऊंची एक इमारत है, उसमें सिस्मोलॉजी के, उसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के, उसके कंस्ट्रक्शन के, उसके करोजन के और उसके आगे आने वाली अपकीप के और मेंटेनेंस के, सिक्योरिटी के और उस क्षेत्र में उसकी वायबिलिटी के कितने सारे उसमें वो क्या कहते हैं आयाम हैं, ये शायद उन्हें मालूम ही नहीं है और वो मालूम करना भी नहीं चाहते। क्योंकि देखिए भारत की राजनीति बड़ी अजीब है, वो अधिकतर खोखले नारों पर चलती है। तो खैर उसमें हम नहीं जा रहे। तो मुख्य बात से हमने जो मुख्य बात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो कि केवड़िया गुजरात में है, गुजरात का विशेष स्थान है। मतलब एक तरह से इसमें क्या नाम बुराई नहीं होगी कि भारत के कुछ राजनीतिक जो है वो बुद्धिजीवियों ने और राजनीतिज्ञों ने गुजरात को भारत का इजराइल बना दिया है। यानी कि एक ऐसा स्टेट बना दिया है जिससे सभी को बड़ी दिक्कत है। जिस तरह से विश्व स्तर पर शायद इजराइल से दिक्कत है, लेकिन वो एक स्वतंत्र देश है, वो अपने हिसाब से अपने आप को बचा के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ बिल्कुल कहानी अलग है। ये तो सिर्फ एक कंपैरेटिव उसकी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके मूल रूप के कारण आपको और हमको पता है, लेकिन उसके बारे में चर्चा इस छोटी सी बातचीत का हिस्सा अभी नहीं है। तो अभी हमने जो उस प्रोजेक्ट के बारे में जो आवरण कथा में या सुनने सुनाने में जो बातें आई 2-4, उनको हमने समझने की कोशिश की है। आपके पास भी जानकारी होगी, हो सकता है इससे अधिक भी जानकारी हो, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट को एक ही कार्यक्रम में नहीं समेटा जा सकता है, इसके विभिन्न आयाम हैं। तो इस पे हम दोबारा लौटेंगे और आगे फिर से इसकी चर्चा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट ने, इसके दूसरे आयाम क्या हैं, इस प्रोजेक्ट ने उस क्षेत्र को किस तरह से बदल दिया है, पूरी तरह से बदल दिया है। तो हमें आशा है कि आपको ये छोटी सी बातचीत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे बात 25 पसंद आई होगी। तो आप बात 25 चैनल को सब्सक्राइब करें, कार्यक्रम को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आपको लगता है कि कोई एक टिप्पणी आपको करनी है तो आप अवश्य करें। तो हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।